Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School. Student +2 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हम कर रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फोर्थ चैप्टर है ये, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। यानी कि अमेरिका के सामने विश्व में कौन कौन से संगठन या देश हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि वो सत्ता के अल्टरनेटिव केंद्र हो सकते हैं। अमेरिका के विकल्प के तौर पर दुनिया किस संगठन को देखती है या किस देश में वो ताकत है जो दुनिया उसको अमेरिका के बाद उसका विकल्प माने। तो इसी सिलसिले में हमने शुरू किया था यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना, तीन जो हैं बड़े अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हमारे सामने उभर करके आए थे। उसमें से यूरोपीय संघ के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूरोपीय संघ की शुरुआत वैसे तो 1992 में हुई थी। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, लेकिन यूरोपीय संघ की स्थापना के प्रयास इससे पहले भी किए गए। लगातार कुछ संस्थाएं बनती रही। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद की स्थापना की गई। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट की प्रक्रिया भी शुरू की गई कि यूरोप की एक संसद बनाई जाए, वो असफल रहा। लेकिन बाद में अंततः 1992 में यूरोपीय संघ बना, यानी कि यूरोप के देशों का ये संगठन यूरोपीय संघ 1992 में आया। हम देख रहे हैं कि यूरोपीय संघ जो है वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव है। तो सैनिक विशेषताएं देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के पास कौन सी सैनिक ताकत है जिसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है वो अमेरिका का विकल्प हो सकता है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ सेना के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ी सेना है तो वो यूरोपीय संघ की है। यूरोपीय संघ के दो देश, बल्कि यूरोपीय संघ का रक्षा बजट जो इंपॉर्टेंट रहता है अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। हमने पढ़ा था कि अमेरिका अपनी सेना का जो रक्षा बजट है, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ज़्यादा है। और अपने से नीचे के 12 देशों के मुकाबले भी वो कहीं ज़्यादा है। तो अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का रक्षा बजट वो सबसे ज़्यादा है। यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस, जिनके पास परमाणु हथियार भी शामिल है, वीटो पावर भी इन दोनों देशों को है, और उनके जखीरे में लगभग 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में और विज्ञान के क्षेत्र के मामले में भी ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका या और देश अमेरिका है, और ये देश यूरोपीय संघ जो है दूसरे स्थान पर आता है। तो ये और देशों से काफ़ी आगे है। तो सैनिक ताकत ये यूरोपीय संघ की है। हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यह संघ राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, यानी कि अपनी ताकत के बल पर यह विश्व के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्यों को अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इसके सदस्यों की अपनी विदेश नीति है, अपनी सुरक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। देखिए ये देश जो हैं, जो यूरोपीय संघ के देश हैं, इनके आपस में विवाद भी हैं। ये जब हम मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे देश हैं और उसमें इनके आपस में विवाद हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यानी कि अमेरिका ने जब हमला किया इराक पर तो अमेरिका का साथ दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने, लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसके खिलाफ थे कि इस प्रकार का हमला नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराजगी है। यूरो जो अमेरिकी डॉलर को एक चुनौती देने वाली मुद्रा है, करेंसी है यूरोपीय संघ की,
उसको मानने से कुछ देश इनकार करते हैं, उसमें व्यापार व्यवसाय करने में या भुगतान करने में वो देश नाराजगी जताते हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा, यूरोपीय संघ से अलग किया। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने जो है ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश है जिन्होंने भी इसका विरोध किया, हालांकि ये इसके सदस्य बने हुए हैं लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया है। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। तो ये कुछ कारण हैं या इनको हम कमजोरियां कह सकते हैं यूरोपीय संघ की, कि यूरोपीय संघ, हालांकि यूरोपीय संघ में इतनी बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अमेरिका के विकल्प के रूप में इसे देखा जा सकता है इन मतभेदों के बावजूद भी। तो ये इनकी विशेषता है। तो ये यूरोपीय संघ जो है इसकी कुछ कमजोरियां हैं, यानी कि यूरोपीय संघ के देश अगर मिलकर के काम करें तो वो अमेरिका का विकल्प बन सकते हैं और विश्व जो है उनकी तरफ देख सकता है एज ए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। बट इनके कुछ आपसी विवाद हैं जिनकी वजह से यूरोपीय संघ जो है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है जितना समझ में हमें आता है कि यूरोपीय संघ को इतनी भूमिका निभानी चाहिए, वो भूमिका उसकी नहीं निभा पा रहा है। यूरोपीय संघ का मानचित्र देख लेते हैं। यूरोपीय संघ में काफ़ी कंट्री शामिल हैं। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ का है, इसमें यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य और नए सदस्य दिखाए गए हैं। पुराने सदस्य जो हैं उनमें आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड, ये सारे देश जो हैं इसके पुराने सदस्य हैं। यानी कि जब यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई उस समय से ही ये सदस्य बने थे और इनके पुराने सदस्यों में इनको गिना जाता है। इसके बाद नए सदस्य बनने वालों में एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, जो कि रेडिश कलर से दिखाए गए हैं, ये देश जो हैं यूरोपीय संघ के नए सदस्य हैं। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये जो देश हैं ये सारे इसके बाद में सदस्य बने हैं, यानी कि ये नए सदस्य हैं और वो पुराने सदस्य हैं। यूरोपीय संघ में से यूनाइटेड किंगडम ने अभी ब्रेग्जिट किया है, यानी कि ब्रिटेन जो है वो इससे एग्जिट हुआ है, बाहर हो गया है। उन्होंने जो है अपने आप को इस यूरोपीय संघ से अलग कर लिया है, यानी कि अब वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, यानी कि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ में नहीं है, ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। तो ये मैप जो है थोड़ा पुराना है, इसलिए इसमें ब्रिटेन को दिखाया गया है, यूनाइटेड किंगडम को, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है। इसके नियमों और कानूनों को वो नहीं मानता है, उसकी अपनी समय की मुद्रा है और उसी में वो अपना व्यापार व्यवसाय करता है। यूरोपीय संघ के मामले में एक शेंगेन वीजा संधि की गई थी शेंगेन में। इसमें शेंगेन पर हस्ताक्षर जो हुए, दस्तखत जो हुए, उसके अनुसार सिर्फ एक देश का वीजा लेना होता है और उस वीजे के बुत पर पूरे यूरोपीय संघ में अधिकांश देशों में आप जा सकते हैं। तो यूरोपीय की ये विशेषता है कि सिर्फ एकमात्र शेंगेन वीजा के तहत आप अप्लाई करते हैं किसी एक देश के लिए, तो उसमें आप बाकी के देशों में भी कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद जा सकते हैं। तो ये यूरोपीय संघ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमने देखा कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संगठन बना हुआ है। इसके आगे दूसरा महत्वपूर्ण संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, जो एक महत्वपूर्ण संगठन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यूरोपीय संघ एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से सत्ता का दूसरा केंद्र हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।